सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे। कल्पान जी नमस्कार। सैनिक भाइयों, आज वेटरन डे है, तो मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी आपको वेटरन डे की बधाइयाँ या शुभकामनाएं तो नहीं दे सकता। वो इसलिए नहीं दे सकता कि जिन्होंने 62, 65, 71 करीगल अनेकों ऑपरेशनों में इस देश के झंडे के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, आज आज तक उनके परिवारों को, उनकी वीरंगनाओं को समानता, आत्मसम्मान, स्वाभिमान और समानता नहीं मिली है। तो इसलिए भाई, आपको अगर कोई बुरा लगे तो भाई लगना चाहिए उसको, पर मैं शुभकामनाएं नहीं दूंगा। दूसरी बात यह है कि वेटरन डे जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए भाई सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक, क्योंकि भारतीय सेनाओं का जो इतिहास है वो 300 साल पुराना है और 300 सालों में विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जिसके अंदर सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर का स्मारक नहीं है। वहां पर स्मारक नहीं है, शहीद स्मारक नहीं है। अगर हम बात करें सारागड्डी की अफगानिस्तान में, जिसमें सिख रेजिमेंट के 21 जवानों ने 10,000 अफगानिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए थे। अगर हम बात करें राजपूत रेजिमेंट की, तो उन्होंने भी इजराइल को आज़ाद करवाया था। अगर बात करें हम जाट रेजिमेंट की, तो उनका भी एक इतिहास गौरवप्रिय है। अगर बात करें हम राजरिप की, मतलब बहुत सारी हैं। अब कोई भाई ये बुरा मत मानना कि भाई मेरे ग्रुप का नाम ना लिया, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मतलब हर एक सैनिक जो गुलाम भारत में जो अंग्रेजों ने जो सेना बनाई थी, उनका एक इतिहास है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकंड वर्ल्ड वार में, और वो है सारा का सारा सिपाही से सूबेदार मेजर तक। तो अगर वेटरन डे बनना चाहिए तो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर के रैंक का ही वेटरन डे या उनके नाम से, अगर हम जॉर्ज क्रॉस की बात करें, विक्टोरिया क्रॉस की बात करें, जो सर्वोच्च मेडल होते थे उस समय, वो सभी सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक बने। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पर सरकार तो भाई आपने पता ही है कि किस में चल रही है आजकल, तो क्या चल रहा है वो सबको मालूम है कि एक ही व्यक्ति विशेष राजा है, वही राजा धर्मशास्त्र है, वही राजा वैज्ञानिक है, वही राजा प्रोफेसर है, वही राजा हर एक क्षेत्र में है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई अवतार आ गया धरती पे, किसी चीज को फोटो खिंचवाने की जगह ही नहीं छोड़ रहा देश में। आज वैसे तो जहां तक मेरे पास में खबर थी कि वेटरन डे के ऊपर माननीय रक्षा मंत्री राजस्थान के जिला अलवर में आएंगे, पर पता नहीं क्यों कुछ मैं दिन तो नहीं बोलूंगा, मतलब 5-10 दिन के अंदर अंदर जब से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का एक लेटर निकला है और जब से घोषणा की है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ और माननीय रक्षा मंत्री के खिलाफ, क्योंकि 35 लाख पूर्व सैनिक अपनी जायज मांगों के लिए जंतर मंतर में पिछले 11 महीनों से बैठे हैं। तो ये प्रोग्राम शिफ्ट हो गया उत्तर प्रदेश में, कानपुर में, क्योंकि भगदड़ तो मच चुकी है। आपको गौरव होना चाहिए कि भगदड़ मच चुकी है, और मचे क्यों नहीं यार, आप ये भी सोचो। क्योंकि जो जवान हैं वो अपने मान सम्मान, स्वाभिमान और आत्मसम्मान और समानता जो संविधान के दायरे में बाबा अंबेडकर ने दी, उसी के दायरे में वो चल रहे। पर ऐसा क्या हुआ कि अलवर से एकदम कानपुर जाना पड़ा, यही चीज दिखाने के लिए आप लोगों को कि हां, कि सरकार वो अहंकारी घमंडी हो रखी है। ये वो 2013 वाली नहीं है जब ये भीख मांग रहे थे पूर्व सैनिकों से कि वोट दे दो, वोट दे दो, और जब रेवाड़ी की रैली हुई थी। पर इन्होंने 9 साल के अंदर इतना भेदभाव, इतना जातिवाद, धर्म के नाते पता नहीं क्या कर दिया कि आज उस वोट का महत्व नहीं रहा। पर भगदड़ मच गई
कि राजस्थान से अलवर में वेटरन डे बनाना पड़ रहा है। यह आप काबिले तारीफ आप लोगों के लिए। और जो चुनाव लड़ेंगे वो 95 साल के, जिनकी जिंदगी का ये नहीं पता कि अगले 10 मिनट उनके शरीर में प्राण रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर अगले 10 मिनट भी वो 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए, 7.5 लाख माता बहनों के लिए संघर्ष करना चाह रहे। आज माननीय रक्षा मंत्री के ये ट्विटर है, आप देख सकते हो, बड़े अच्छे अच्छे ट्विटर करके। यह किसी संयोग से कम नहीं है कि हम अपने एक सर्विसमैन यानी वेटरन के सम्मान के लिए कानपुर जैसी एकतर हुए हैं। इस देश के सैन्य इतिहास की श्रेणी में कानपुर अपना अलग ही महत्व रखता है। 1857, जब आप 1857 का नाम ले रहे हो तो वेटरन डे तो या तो हवलदार, मैं नाम भूल गया अगला, खान है, उनके नाम से बनाना चाहिए। जिसने मंगल पांडे का साथ दिया था उसका वो प्लाटून हवलदार था, या तो उसके नाम से बनाना चाहिए। कहां की बात कहां है। फिर भारतीय अपने बहुत ही सम्मानित स्वर्गीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उठा लिया बीच में। इतना भेदभाव तो नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की भी फौज में नहीं है। अभी भी कुछ बंदे जीवते मिल जाएंगे, पर समानता थी उनके अंदर। आप सिर्फ वहां पे बकलोली करने के लिए गए थे, मतलब इतने दिन से 7 मुलाकात होली माननीय रक्षा मंत्री मेरी खुद की आपसे, आप हाथ खड़े कर देते थे, वहां पे हाथ खड़े कर देते थे कि भाई मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है, 2 व्यक्ति है भाई, मेरी नहीं चलती। और आपको कैप्टन राजेंद्र सुहाग और आपसे भी मेरे ख्याल में 2-4 साल ऊपर होगा, 86-87 साल का, जो लकवा से पीड़ित है, जिसके सिर पे पगड़ी रहती है, वो है ग्रेनेडियर ग्रुप का हवलदार बलवंत एलाउत ने क्या कहा था कि माननीय रक्षा मंत्री जी, जब आपकी चलती नहीं तो आप इस पद के ऊपर क्यों बैठे हो। इसके बाद में अगले ट्विटर में कहते हैं, मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि पहले मैं पैरामिलिट्री के लिए गृह मंत्री था, तो गृह मंत्री होते हुए आपने पैरामिलिट्री का कहां भला कर दिया। कौन सी उनकी पेंशन बहाली कर दी, कौन सी उनको 1 रैंक 1 पेंशन दे दी, कौन सी उनकी समानता मिटा दी, और कौन से जो पैरामिलिट्री में जो कानून चल रहे हो अंग्रेजों के जमाने के हैं, वहां कहां भला कर दी। आज हमें अपने एक सर्विसमैन यानी वेटरन के बीच यहां कई सारे सिविलियन भी उपस्थित हैं। जब केंद्र में हमारी सरकार आई तो देश के गृह मंत्री के रूप में और विशेषकर रक्षा मंत्री के रूप में तो सशस्त्र बलों के साथ मेरा बड़ा आत्मीय नाता रहा है। कब तक आप ये बेवकूफ बनाते रहोगे। पता है कि आप जीतोगे। नायक हरपाल युद्ध घायल सैनिक आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, पर वो प्रतीक रूप में खड़ा हुआ है, क्योंकि प्रतीक रूप का मतलब यह है कि संविधान ने यह हक दिया है, संविधान ने यह हक दिया है एक भिखारी को भी, जो फुटपाथ में बैठता उसको भी। लोकतंत्र में बाबा भीमराव अंबेडकर ने यह अधिकार दिया है कि आप प्रधानमंत्री, आप रक्षा मंत्री, आप गृह मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप प्रतीक रूप में कौन से, आपने क्या किया। आपने कभी मेरे हिसाब से तो ना तो किसी आपके परिवार में से किसी ने सशस्त्र बलों के अंदर नौकरी करी है, ना आपने करी, और ना ही आपके लड़के ने करी। आपका लड़का भी तो विधायक है, आप तो उसके ऊपर उठाने के लिए लग रहे हो। और दूसरी बात, अगर आप इतने चिंतित हैं तो यह बताओ, आपने इतने सालों से आप मुख्यमंत्री भी रहे हो, फिर केंद्र के अंदर मंत्री भी रहे हो, जो पेंशन आप ले रहे हो, विधायक की भी ले रहे हो, मुख्यमंत्री के ले रहे हो, रक्षा मंत्री की ले रहे हो, मतलब सारे देश के संसाधन सिर्फ आपको मिले, पर जो सैनिकों की विधवा है, जो वीरगनाएं हैं, वो 12,500 रुपये में गुजारा करें। जो डिसेबल सोल्जर हैं, जिनके हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ नहीं, उनकी पेंशन सिर्फ 18,000 रुपये, और दूसरे वर्ग की 2,54,000 रुपये। ये क्या है। और 1 रैंक 1 पेंशन, कम सर्विस में कौन रिटायरमेंट आता है। जवान
35 से 40 साल की उम्र में। 60 साल वाले को कब से वन रैंक वन पेंशन लागू होगी? अगर 60 साल वाले को वन रैंक वन पेंशन आप दे रहे हो तो पैरामिलिट्री भी खड़ी होती है, आईटीबीपी, बीएसएफ सारी वो बॉर्डर के ऊपर खड़ी होती है, उनको भी दो, फिर वो भी तो 60 साल कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है माननीय रक्षा मंत्री, बिल्कुल गलत है। ये आप गुमराह कर रहे हो, क्योंकि आपने पता है कि आप जीत जाओगे। आप लोगों की जो राजनीतिक है वो अलग हो गई देश में, 9 साल से बिल्कुल अलग है। आपने पूर्व सैनिकों को कुछ समझा ही नहीं। और मैं भी मानता हूं कि पूर्व सैनिकों के भी चश्मे चढ़ा दिए, इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे चश्मे चढ़ा दिए कि उनको ना तो अपने आत्मसम्मान से मतलब, ना उनको अपनी समानता से मतलब। पर यह भी मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में क्या पता तुम्हारी पेंशन ही छीन ले, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे मेरे भाई? तब क्या करोगे तुम? हम राजनीति करने के लिए नहीं आए। आज ये कह रहा है, आज मानिए सैनिकों के साथ हमारा आत्मीय संबंध है। आत्मीय संबंध है रक्षा मंत्री जी, आपसे 500 मीटर के दूरी पर 35 लाख पूर्व सैनिक पिछले 11 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे, और आने वाले समय में 12 महीने हो जाएंगे। मतलब आपको नहीं मालूम, पूरा देश के अंदर सड़कों पर उतर गया 35 लाख पूर्व सैनिक। आपसे जाके डीसी के द्वारा आपके पास मांग पत्र भेज दिए, तहसील के द्वारा आपके पास में भेज दिए, आपके सांसदों के द्वारा भेज दिए, आपके खुद पूर्व सैनिक आपसे मांग पत्र दे के आए। आपको मालूम नहीं है ना? ये नौटंकी है, ये नौटंकी है, सिर्फ सैनिकों को गुमराह करने के लिए। ये अलग तरह की राजनीति जो भविष्य में आपको खड़े नहीं होने देगी, कभी भी खड़े नहीं होने देगी, क्योंकि वो वीरगनाएं हैं 7.5 लाख। अगर उनकी बद्दुआ मिलेगी तो पत्थर भी फट जाएगा। और आप कहां पे चल रहे हो ये तो आने वाला समय बताएगा। आप कह रहे हो कि आत्मीय संबंध से रखे हो, आप गिरफ्तार करवा देते हो सैनिकों को, उनके घरों में गिरफ्तार करवा देते हो। 95 साल जिसने 65 71 की जंगें लड़ी हैं, उसके घर पे 25 30 पुलिस वाले भेज देते हो, और वो 36 घंटे तक गिरफ्तार रहता है। आप संसद घेराओ आपको जगाने के लिए कि पता नहीं लोगड़ दे के सो रहा होगा, रुई दे के सो रहा होगा कान के अंदर। चलो संसद की तरफ चलते। आप वहां पर कीर्ति चक्कर मुक्तसर साहिब से सूबेदार चरण सिंह को गिरफ्तार करवा देते हो। कौन से थाने में? जो अपना ये राष्ट्रपति भवन का लगता है, उस थाने में। अरे जो आप कहते हो पिछली सरकारों ने भी पता नहीं क्या किया। क्या पिछली सरकारों ने जो किया वो तो किया, पर आपका हमने समर्थन क्यों किया? पिछली सरकारों में 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली नहीं हुई। पिछली सरकारों में 75 सालों में हुई नहीं कभी। पर आप लोगों ने 97% का हक छीन के, वर्ग का हक छीन के, जो उनका हक था उनके बच्चों का था। कोई पहाड़ियों में बैठा है, कोई रेगिस्तान में बैठा है, कोई तमिलनाडु में बैठा है, कोई उड़ीसा में बैठा है, कोई मणिपुर में बैठा है, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में। अपने लोगों ने उनका हक छीन के एक वर्ग को दिया। आपके प्रधानमंत्री तो खुद बोल रहे हैं, एक महीने के बयान में कभी बोल रहे हैं 60 करोड़, कभी बोल रहे हैं 70 करोड़, कभी बोल रहे हैं 90 करोड़ दे दिया। अरे दे दिया तो श्वेत पत्र लेके आओ सिपाही से, आगे रैंक को क्या मिला? क्या दिक्कत है इसमें? वो पैसा आपने कहां से दिया? सबसे बड़ी बात, हर एक इसमें इतने ट्विटर मैंने पहली बार देखे, इतने ट्विटर पहली बार देखे। भाई आप लोगों ने कहां से दे दिया? अपनी जेब से। आप लोगों ने अपनी पेंशन से 2 रुपया नहीं दिया किसी सैनिक विधवा को, और वो भी छोड़ो किसी को सोल तक नहीं दिया। तो दे कहां से दिया? ये संसाधन हमारे भी हैं, हम भी टैक्स पेयर हैं, हम भी खेत बांटते हैं, खेत को जोतते हैं, और बॉर्डरों के ऊपर भी खड़े होते हैं। पर दुर्भाग्य यह है
कि सारे काम देश के हम करते हैं, मजदूर, किसान, उसके बच्चे, पर आराम तुम करते हो, ऐशो आरामी तुम करते हो। टैक्स पेयर से तुम कम से कम 10-10, 15-15 करोड़ रुपया एक एक महीने में खड़ा होता है। टेलीफोन से लेके सिक्योरिटी, कमांडो, फलाना धक्कड़, कम से कम 4-4 किले के अंदर तो तुम्हारे हाउस है, वो बंगले हैं। क्या दे दिया भाई? एक राष्ट्र के रूप में हमारा कर्तव्य यह होना चाहिए कि हम उस सैनिकों के साथ, कहां खड़े थे आप? 11 महीने हो गए, कहां खड़े हो सैनिकों के साथ? एक छोटी सी मांग है, कति छोटी सी मांग भाई, जो जवानों की जायज मांग है उसके ऊपर 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दो। तब आपको पता लगा कि यह संविधान में हक दिया हुआ है कि आपके खिलाफ भी कोई पूर्व सैनिक आके खड़ा हो जाएगा। तब राजस्थान से यूपी पूछ गए, गदड़ देने। मेरे पास में पिछले 3 दिन से लगातार फोन आ रहे, कपिल भाई क्या प्रोग्राम है तुम्हारा, क्या प्रोग्राम है? कहीं यूपी जाने का तो नहीं है? यूपी जाने का दिन नहीं है, इतनी टेंशन क्यों लगी भाई इनको? अरे बुला लेते इनको, जो जंतर मंतर में बैठे उनको भी बुला लेते वहां पे वेटरन डे पे। भाई तुम्हारी मांगे क्या है? वो सार्वजनिक हो जाती जी, हमारी ये मांगे। अरे भाई हम नहीं लड़ना चाहते कोई इलेक्शन, हमने क्यों लड़ना है? और कोई छोटे मोटे नेता के खिलाफ में इलेक्शन नहीं लड़े जा रही है। और 3000 किलोमीटर अपने घर को छोड़ के ये इलेक्शन इसलिए नहीं लड़े जा रहे भाई, अपने घर को छोड़ना। और छोटा मोटा नेता आप नहीं बोल सकते कि कोई छोटा मोटा सरपंच होगा, कोई विधायक होगा, कोई जोड़ा छाप होगा। अरे नहीं भाई, बहुत बड़े संविधान के दायरे में 2 बड़े महत्वपूर्ण पद हैं, और उनके खिलाफ में कोई पूर्व सैनिक आके खड़ा आता तो गर्व से छाती में हाथ मार के कहो कि ये वही सैनिक है जिन्होंने 62, 65, 71 और आज तक दुश्मन देशों की धूल चका रहे, छक्के छुड़ा रहे। पिछले दिनों आया था ना चाइना बॉर्डर से एक वीडियो, ऐसे ऐसे लठ मारे थे छोटे छोटी आंखों वालों को। कौन थे वे? अपने हम ही तो थे भाई। ऐसा मत को कि जो भाई सर्विस में है वो हम नहीं है, नहीं हम ही है। हमारी आत्मा है, वो शरीर अलग हो सकता है पर आत्मा हमारी है। आज अगर देश पुकार करेगा कि बॉर्डर पे पूछ जाओ, क्या हम मना कर देंगे? हम तो यार सबसे पहले पूछेंगे वहां पे, या पूछ जाएगा रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री पूछ जाएगा। ये तो मिट्टी के अंदर 20 क्यों 40 नीचे जो बंगले बना रखे होंगे उनमें जाके बैठ जाएंगे कि उसके ऊपर कोई असर नहीं हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि केवल हमारी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को और हमारे रक्षकों को सम्मान नहीं दिया। भाई पिछली सरकारों में तो जो होया भाई मानते, पर आपकी सरकार ने तो 7 पे कमीशन में क्या कराया? जो छोटे छोटे जो किसान मजदूर के बच्चे जो सपना लेके जाते हैं देश की रक्षा करेंगे, और जो 5 मीटर कपड़ा पहनते हैं, उनके साथ में क्या कराया? 2.5 से उनका दिया नहीं गया गुणा 7 पे कमीशन में, और एक वर्ग को 2.81 का। यह आपकी सरकार इतिहास बनाया, इतिहास विश्व में। एक डिसेबिलिटी पेंशन जिसके दोनों हाथ नहीं, पैर नहीं और कुछ नहीं, उसको डिसेबिलिटी पेंशन कितनी मिलती है? 18,000। और आपकी सरकार ने कितना दिया? 2,54,000। 2006 में एक नायक की विधवा पेंशन 3500 रुपये ले रही थी, एक टीएस कर्नल की विधवा 5880 रुपये ले रही थी। आपकी सरकार ने क्या कराया? वो नायक की विधवा 12,500 रुपये ले रही है, और वो टीएस कर्नल की विधवा कितनी ले रही है? 58,000 प्लस डीए 75,000 से ऊपर। ये आपकी सरकार की देन है। मिलिट्री सर्विस पे जवान को 5200, एक वर्ग को 15,500 रुपये। हर चीज में तुमने कटौती करी। ग्लेशियर का अलाउंस एक जवान को 21,000, एक वर्ग को 42,000। ये आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक 75 सालों में कभी हुआ ही नहीं जो आपकी सरकार ने कराया है सैनिकों के साथ में 12,500 रुपये में। अरे
कहां से 12,500 रुपये में? तो अगर वो 5-7 में बैंक में एटीएम की लाइन में खड़ी होती होगी, जाके पैसे निकलवाती होगी, अरे 400-500 रुपया तो उसके उसी में चले जाती होंगी, बैंक उसी को काट लेता होगा अगर उसने 5 बार से ज्यादा पैसे निकलवा दिए। यदि ईश्वर कोई भी परिवार अपने संसाधनों के अनुरूप ही अपने प्रियजनों का ख्याल रखता है, ठीक उसी प्रकार एक राष्ट्र भी अपने संसाधनों के अनुरूप अपने भूतपूर्व सैनिकों का ध्यान रखता है। बहुत बढ़िया। मतलब जो संसाधन है उन पर सारा कब्जा आप लोगों का है। आप गाड़ी में चलो, 50-50 गाड़ी आगे पीछे चले आप लोगों के, जिस स्टेट में जाओ वहां की नतमस्तक हो जाए राज्य सरकार, है ना। आज के वीडियो में मेरे पे पता है जो भी करेंगे कर लेंगे, पर आपा खाली हाथ था वो क्या नहीं करे, नंगा नहीं छोड़ेगा क्या, क्योंकि आप नंगे आदमी है। ये जितना कुछ करेंगे वो कर लेंगे, किसी ना किसी ने तो भाई आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी ना किसी ने तो अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये तो इतिहास का है। अगर मैं तो इसमें चल नहीं रहा, जो प्रभु परमात्मा चला रहा है उस रास्ते पे हम चल रहे सबका कमेटी वाले। तो भाई टेलीफोन का खर्चा, अच्छी नौकरों की भीड़, बंगले के आसपास में थोड़े नहीं तो 200-150 कमांडो, जो कमांडो बॉर्डर पे होने चाहिए वो आप लोगों के पास में क्या है भाई? तुम्हारे पास में कौन सा कोहिनूर लेके बैठे हो तुम? क्या करेगा तुम्हारा? करोड़ों रुपया हम टैक्स पेयर दे रहे हैं, हम फौजी है ना, हम किसानी भी करते हैं, दुकान भी चलाते हैं, कहीं चौराहे के ऊपर फ्रूट की रेहड़ी भी रखते हैं, कहीं सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी भी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करते हैं। कहीं ना कहीं हम पूर्व सैनिक होते हुए कोई ना कोई रोजगार करते हैं। टैक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे? उस टैक्स पेयर से मजे तुम ले रहे हो। और कह रहा है संसाधन की होगी ना उसी हिसाब से हम दे देंगे। फिर एक वर्ग को कैसे दे दिया? सारा लाभ एक वर्ग को दे दिया, ले लो ना एक वर्ग से वोट। पर हां ये तो है कि भाई जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति हुई है पिछले समय में, उससे हमारी वोटों का कोई महत्व कौन है? और हमने ये भी पता है कि हम वहां पे जीत ही नहीं सकते जहां दोनों है। पर ये है आने वाले जो पीढ़ियां वो तो ये बताएंगी कि जब एक प्रधानमंत्री के खिलाफ, एक रक्षा मंत्री के खिलाफ, एक छोटे ही रैंक के जो 95 साल का बुजुर्ग खड़ा हो सकता है, एक युद्ध घायल सैनिक जिससे चला नहीं जाता वो खड़ा हो सकता है। और ये जो समानता दी है, ये दी है जो 7.5 लाख क्रांतिकारी इस देश के ऊपर शहीद हुए। जब हम आपके खिलाफ में चुनाव लड़ सकते हैं तो फिर इसमें समानता क्यों नहीं है भाई? हमारी इसमें समानता क्यों नहीं? हम यही तो न्याय मांग रहे हैं भाई, न्याय दो, समानता करो। जब हम चुनाव लड़ सकते हैं तुम्हारे खिलाफ में, और चुनाव के समय कोई कुछ नहीं है, सिंपल, जो संविधान कहता है सिंपल दोनों व्यक्ति हैं। पहले आप थे प्रधानमंत्री, पहले थे आप सूबेदार 95 साल के, पर उस समय समान आ जाते हो। उस समय यही एक प्रतीक के रूप में खड़ा किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियों कभी भी आंदोलन करे, जब भी करे तो इस इतिहास को वो देखेंगी, किताबों में पढ़ेंगी कि हां 2023-24 में ऐसे पूर्व सैनिक भाई थे जो अपनी मांगों के लिए 11 महीने बैठे और छाती ठोक के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के खिलाफ वो खड़े हुए। आज भी इस मांग पत्र में यही लिखा गया है कि भाई छोटी सी हमारी मांग, हम राजनीति में नहीं जाना चाहते और ना ही हम आज भी कहते हैं राजनीति में नहीं है। हम आज भी कहेंगे तो 35 लाख पूर्व सैनिकों की राजनीति में हम हैं, 7.5 लाख माता बहनों की राजनीति में है। उनको इंसाफ दिलाने की, उनको न्याय दिलाने की, उनकी समानता दिलाने का जो उनका हक बनता है, इस देश को देना चाहिए उनका हक। उन सैनिक वीरनाओं को, उन विधवाओं को उनका हक देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने स्वाब को इस देश के ऊपर बलिदान दिया। ना कि किसी नेता ने अपने, ये नेता ये अपनी उंगली का नाखून भी ना दिए और ये हमारे को ज्ञान पढ़ा के जा रहे हैं। मैं बड़ा खुशनसीब हूं, कोई बड़े अच्छे कर्म करे होंगे तब मैं गृह मंत्री बन गया, मैं रक्षा मंत्री बन गया।
अच्छे कर्म नहीं करे। अगर अच्छे कर्म करते तो 12 महीने से पूर्व सैनिक जंतर मंतर के ऊपर नहीं बैठते, पूर्व सैनिकों की गिरफ्तारी नहीं होती। उन पूर्व सैनिकों की जिनकी छातियां मेडलों से भरी हैं। यह मत सोचना कि सिर्फ वही मेडल हैं कि जो बड़े हो गए, परमवीर चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, सूर्य चक्र हो गया, सेना मेडल हो गया, नेवी मेडल हो गया, वायु सेना मेडल हो गया। ना ना ना, हर एक सैनिक के पास में मेडल है जिसने सेना में जन्म लिया और उसकी छाती तमगों से भरी हुई। उनको गिरफ्तार करवा दिया। और आपके भाग्य में ये था जो आज से पहले 75 सालों में कभी हुआ ही नहीं। तो सैनिक भाइयों, जो बल्ले बल्ले की खबर थी कि घोषणा कर दी ना, आप उनके उस भाषण को पढ़ना जो जंतर मंतर से ताल्लुक रखता है, क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर को काटने के लिए सारी चीजें वो बोली कि संसाधनों की कमी है, जैसे जैसे संसाधन होंगे हम पूर्व सैनिकों को दे रहे। मतलब आप उस पूरे वीडियो को आप देख लेना कि वो जो आप लोगों ने 35 लाख पूर्व सैनिक जो अपने मन से बोल रहे हैं, जो न्याय, समानता, स्वाभिमान, आत्मसम्मान की जो पिछले 11 महीने से जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, उसी के मतलब एक डिफेंस किया गया। आप हर एक शब्द जंतर मंतर से ताल्लुक रखता है, बस नाम जंतर मंतर का नहीं लिया गया। तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी काबिलियत है। कहीं कोई ये सोचे कि जंतर मंतर का धरना पीछे गया या इससे हमने कुछ नहीं पाया, अगर एक रक्षा मंत्री जाके इस तरह के बयान दे रहा है तो ये आपके लिए खुशखबरी है, बस ये आपके लिए बल्ले बल्ले। तो इसलिए जंतर मंतर के धरने पर ध्यान रखना, जंतर मंतर के धरने के साथ में चलना। जब भी आप लोगों को समय मिले आप जंतर मंतर के धरने पर जाइए। 2 आदमी 3 आदमी, अगर आपके पास में 10 रुपये है, 50 रुपये है, जंतर मंतर के ऊपर दीजिए, क्योंकि वो 10-50 रुपये की चाय पीते हैं पर आप घर में रजाई के अंदर रहते, क्योंकि बगैर संसाधन के आंदोलन नहीं चल सकता। पर यकीन मानिए कि वो जो वहां बैठे हैं, आने वाला समय बताएगा कि वो किस तरह के इंसान है कि 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। आज इतनी सर्दी में कोई बाहर नहीं निकल रहा होगा, रिजाई से कम अंगूठा बाहर नहीं निकाल रहा होगा, अंगूठा भी बाहर नहीं निकाल रहा होगा, और उनका पूरा शरीर सुबह से लेके शाम के 4 बजे तक इस सर्द में रहता है। भाई व्हाट्सएप पे लिखना बहुत आसान है, किसी की बुराई करना बहुत आसान, और घर में बैठ के बहुत आसान। अगर आप व्हाट्सएप पे भी लिखो ना, बुराई भी करो जंतर मंतर की, तो आप ऐसा करना, आप एक बार रजाई छोड़ के और जाके रोड के ऊपर बैठना, आपके घर के आगे से जो गली जा रही है उसके ऊपर बैठना, और आराम से धरती के ऊपर बैठना, जमीन के ऊपर बैठना, और फिर लिखना जंतर मंतर की बुराई। अगर आपकी उंगलियां चल जाएं तो भाई मेरे को कह देना, प्रभु परमात्मा भी देख रहे हैं। अगर आपकी उंगलियां चल जाएं, अगर आपके अंदर आत्मा का निवास हो, और उस आत्मा जब ही कह देगी ना गलत करे तो। हाँ, रिजाई में बैठने के बाद में गर्माश है, सब कुछ है, वहां दिमाग नहीं लग पाता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर। भाई सैनिक भाइयों, जो कपिल भाई बताया हुआ सही है। सर्दी ज़्यादा है, दिल्ली में जंतर मंतर में भी सर्दी ज़्यादा है, लेकिन उधर नीचे दरी बिछाकर बैठकर जो लिखने के लिए भी मुश्किल ये बोलकर बता रहा है, वो बात सही है। हाथ नहीं आ रहे इसलिए तो वो बात बोल रहे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।